अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको फितरतन अयाश आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शहर की कई लड़कियां और मॉडल गर्ल जिसके बेडरूम की जीनत बन चुकी थी। दुनिया के तकरीबन तमाम ऐप उसमें पाए जाते थे। उसका दिल गुनाहों की स्याही से काला हो चुका था। उसने इन्हीं अयाशियों में पैसे पानी की तरह बहाया, तो नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डाउन होता गया। उसने MBA किया हुआ था, जबकि छोटा भाई खाकान अभी ज़ेर तालीम था। उसने अपने शहर से दूर किस्मत आजमाई का फैसला किया और कराची की इंटरनेशनल कंपनी में अपनी फार्म को मुतारिफ करवाया, जिसमें उसे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई। उन्हीं दिनों पारो नामी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। पारो कपड़े की एक इंटरनेशनल फार्म की मालिक की सेक्रेटरी थी। जब पारो उसकी जिंदगी में आई, उसकी जिंदगी अजीरन हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं उसी आदमी की ज़बानी। उन दिनों मेरी उम्र तकरीबन 23 साल थी, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि ऐन मेरे शबाब का दौर था। मेरी मर्दाना वजाहत थी या फिर मेरी पर्सनालिटी। पारो एक दो मुलाकातों में ही मेरी दोस्त बन गई। जो ही क्लॉक ने 12 बजने का ऐलान किया, फ्लैट के दरवाजे पर मध्यम से दस्तक हुई। मैंने तकरीबन भागते हुए दरवाजा खोला तो सामने पारो खड़ी थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया। एक अदा से चलती हुई वो बेड पर बैठ गई। उसके बैठते ही मेरे सोए हुए जज्बात अचानक मचल उठे। जब मैं जागा तो मैंने पारो को जगाना मुनासिब ना समझा। वैसे भी आज संडे था और पारो को आज ऑफिस से छुट्टी थी। खिलाफ तवक्का मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और मैं खुद को पहले की निस्बत बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। हालांकि ये मेरे लिए कोई पहला मौका नहीं था कि मैंने किसी लड़की का कर्ब हासिल किया हो। मैं बोझल कदमों से उठा और वॉशरूम में दाखिल हो गया। फ्रेश होकर मैंने चाय के साथ डिस्प्रिन ली और दफ्तर चला गया। उस रोज मुझे एक दो अहम मीटिंग्स में शिरकत करनी, इसलिए ऑफिस जाना भी जरूरी था। शाम को मैं काफी लेट हो गया। मैं कपड़े चेंज किए बगैर ही जरा सस्ताने के लिए बेड पर लेट गया। दिन भर की थकावट और खाने की ज्यादती के बायस मेरी आंख लग गई। ये किसी जवान लड़की के जिस्म का लम्स था, जिसके बायस मेरी आंख खुल गई। लाइट भी बंद थी। मैंने गैर इरादी तौर पर उसको अपनी बाहों में भर लिया, तो मुझे महसूस हुआ कि इस दोशीज़ा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त है, जिसको चूमने के बायस मेरे मुंह का जायका नीम कड़वा हो चुका था। ऐन उसी लम्हे बिजली चमकी और फ्लैट में कदरे रोशनी हो गई, तो बेइख्तियार मेरे जिस्म में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि उस दोशीज़ा के चेहरे की जगह खोपड़ी और हाथों की जगह दो बड़े बड़े पंजे थे, जबकि बाकी जिस्म औरत का ही था। उसके हाथों की गिरफ्त से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा। झटके से मैंने खुद को उससे अलहदा करना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो डायन नुमा औरत किसी जनूनी लड़की की तरह मेरे जिस्म को नोचती रही। कोई पौने एक घंटे बाद जब उसके मन की आग बुझ गई तो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई, इसीलिए मैंने एक झटके से उससे अलहदा हो गया। खौफ और डर की वजह से मेरे वजूद पसीने से तर हो चुका था। फिर अचानक लाइट आ गई, तो मैंने खौफज़दा नजरों से बेड की तरफ देखा, मगर बेड बिल्कुल खाली था। खौफ की शिद्दत से मेरी सारी रात मैं सो ना सका। जिस्म में दर्द के बायस मेरा टेम्परेचर बढ़ गया। दूसरे दिन मैं ऑफिस भी ना जा सका। दोपहर को पारो का फोन आया, तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए दफ्तर नहीं जा सकता। कोई आधे घंटे बाद पारो डॉक्टर के साथ मेरे फ्लैट में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कुछ मेडिसिन लिख दी और कहा कि काम की ज्यादती की वजह से जिस्म में हरारत है। डॉक्टर वापस चला गया
और पारो मेडिसिन लेने के लिए बाजार चली गई। इस दौरान प्यास से मेरा हलक खुश्क हो चुका था। पानी के गर्ज से मैंने बिस्तर पर से उठना चाहा, गर मुझे चक्कर आने लगे। मैं बिस्तर से उठा और फिर गिर पड़ा, और फिर उठा और फिर गिर पड़ा। दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फ्रीजर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। फ्रीजर से पानी की बोतल उठाई और मुंह को लगाई। पहले ही धूप ने यह साबित कर दिया कि यह पानी नहीं, क्योंकि इसकी बदबू और जायका बिल्कुल खून जैसा था। जो ही मैंने पानी के छींटे हाथों पे गिराए तो शक यकीन में बदल गया कि बोतल के अंदर वाकई खून भरा हुआ है। मैं फिर दीवार के सहारा लेकर चलता हुआ नल तक गया और नल खोला तो हैरत और खौफ का एक और शदीद झटका मुझे लगा, क्योंकि उसमें से भी मुतवातिर खून निकल रहा था। या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बेबसी से कहा। आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद पारो मेडिसिन हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई तो मैंने अपनी सारी आप बीती उसे सुना डाली। जैसे जैसे पारो मेरी बातें सुनती जा रही थी, उसके चेहरे की रंगत तब्दील होती जा रही थी और मेरे देखते वो रात वाली डायन नुमा औरत बन गई और बोली, काशी मैं ही वो जिनजादी हूँ जो बरसों से प्यासी हूँ। मेरे जन्मों की प्यास सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। आओ मेरे पास आओ, आओ काशी आगे बढ़ो। ये देखकर वो दीवाना वार मेरे साथ लिपट गई। मैं बिल्कुल बेसुध बेड पर लेटा रहा। उसकी मुसलसल झंझोर झपट से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दिन की सफेदी को निगल रहा था। फ्लैट का दरवाजा खुला, जिसका मतलब था कि पारो अपनी प्यास बुझाकर जा चुकी है। मैं बिस्तर से उठा और डगमगाते कदमों से अपना मोबाइल उठाया और अपने अब्बू को फोन किया और उन्हें अपनी हालत उजार बताई। इस दौरान मुझ पर मुसलसल कपकपाहट तारी रही। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और अपनी हालत संभालने को कहा। उन्हें शायद मेरी कैफियत का अंदाजा था, तभी उन्होंने कहा कि आज शाम की परवाज़ से वो कराची आ रहे हैं। मेरा जिस्म खौफ की शिद्दत और बुखार की तमाज़त से तप रहा था। अब्बू की बातों से दिल को तसल्ली हुई, मगर आज की रात मुझे अकेले बसर करना था और अगर इस दौरान वो यहाँ आ जाती तो मुझ में इतनी सकत ना थी कि मैं उसकी प्यास बुझा सकूं। वो तो कोई बरसों की प्यासी बदरूह थी। सो मैंने ये रात फ्लैट से बाहर बसर करने का फैसला कर लिया। मैंने ये रात रेस्टोरेंट में गुजारने का इरादा किया। मैंने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और बाहर निकल गया। ये एक आला दर्जे का अच्छा होटल था, जिसके साथ नेट कैफे भी था। होटल के रिफ्रेशमेंट हॉल में एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा की धुन बजा रहा था। काउंटर से मैंने कमरे की चाबी ली और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही मैं बेड पर दराज हो गया। उस वक्त भी मेरा जिस्म बुखार के हरारत से तप रहा था। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई और पूछने लगी, सर खाने में क्या पसंद करेंगे? लड़की ने मौजबाना लहजे में कहा। मैंने कहा, चाय का एक कप पिला दे, खाना शायद मैं ना खा सकूं। मैंने कहा तो लड़की ओके सर कहकर उड़ते कदमों कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और वही लड़की चाय की ट्रॉली धकेलते हुए कमरे में दाखिल। उसे चाय बनाना चाहिए, मगर मैंने उसे मना कर दिया। सर किसी और चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लीजिए। वो वापस लौट गई। चाय से फारिग होकर मैंने अब्बू से राब्ता किया और उन्हें होटल का नाम और कमरा नंबर दिखा दिया ताकि वो सीधे होटल आ जाए। रात बीत चुकी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। थकन और कमजोरी की वजह से जिस्म में जगह जगह दर्द हो रहा था। होटल में मुकम्मल सन्नाटा तारी था। उस वक्त अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उससे पहले कि मैं सूरत हाल समझता, पारो कमरे में दाखिल हो गई। खौफ की शिद्दत से मेरी आवाज भी ना निकल सकी कि मैं होटल इंतजामिया को अपनी मदद को बुला सकूं। तुम समझते हो कि तुम भाग जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है, उसने कहर से डूबी हुई आवाज में कहा था। कि मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पाया, जहां डॉक्टर के अलावा अब्बू भी मौजूद थे। मेरे चेहरे और जिस्म पर जहाँ बजा खराशें लगी हुई, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि पारो अपना काम कर चुकी। अब्बू ने बताया कि डॉक्टर का कहना है तुम्हारे जिस्म में खून ना होने के बराबर था और खून की कमजोरी के बायस तुम बेहोश हो गए थे।
और तुम्हें खून की 3 बोतलें लग चुकी हैं। अब्बू ने कहा कि शाम को मेरे पीर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। शाम तक मेरी तबीयत संभल चुकी थी और शाम के 7 बजे के करीब बारिश बुजुर्ग अब्बू के साथ कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे से नूर झलक रहा था। यकीनन ये पीर साहब ही हैं, मैंने दिल में कहा। मैंने उनको सलाम किया और उनकी ताज़ीम के लिए उठकर बैठ गया। मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब तुम्हारे अब्बू ने बता दिया। और चंद सानिये खामोश रहने के बाद मुझसे कहने लगे, पहली बात तो ये है कि तुम शादी कर लो और गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो जरूर तुम्हें माफ फरमा देगा। पीर साहब की आंखों में अजब सा नूर था। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। पीर साहब के साथ ही मैंने अब्बू ने इशा की नमाज अदा की। आज जाने कितने सालों बाद रब्बे जुल जलाल के सामने में झुका था। नमाज के बाद मैंने अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफिया मांगी। पीर साहब एक दायरे में बैठकर कुछ पढ़ने में मसरूफ थे और अब्बू सोफे पर बैठे ऊँग रहे थे। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और पारो कमरे में दाखिल हुई। खौफ की एक तेज लहर मेरा जिस्म कंपने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। पीर साहब बिल्कुल साकित कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। पारो ने अभी तक पीर साहब को नहीं देखा था। जो ही वो मेरे करीब आई, किसी जनूनी लड़की की तरह मुझसे लिपट गई। उसकी गिरफ्त से मुझे महसूस हो रहा था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। उसकी बढ़ती हुई दहशत शदीद से शदीद तर हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मौज़न फजर की अजान दे रहा था, जबकि पीर साहब बदस्तूर वैसे ही बैठे हुए थे। अब्बू मेरे सरहाने खड़े थे। पीर साहब के इशारे पर मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा, गुस्ल किया और वजू किया और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद मैं खुद को पहले की निस्बत काफी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। न जिस्म में दर्द हो रहा था और ना ही कोई खराश थी। पीर साहब मेरा हाथ थामे हुए बोले, बेटा, पारो एक जिन्नजादी थी जो तुम्हारी आशिक बन गई। चंद माह कबल तुमने वीराने में नीलम नामी लड़की से गुनाह किया था। ऐन उस वक्त पारो वहीं पर करीबी दरख्त पर मौजूद थी। तुम्हारी मर्दाना वजाहत और हुस्न देखकर तुम पर मरमी थी और तुम्हारा कर्ब पाने की खातिर पारो को मार कर उसके जिस्म में तहलील हो गई और आज अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए खत्म हो गई और आइंदा कभी भी किसी को तंग नहीं कर सकेगी।